अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑफ़ लॉ की। रूल ऑफ़ लॉ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसकी वॉइस ठीक ना होने की वजह से मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी ऐड किए हैं। तो आपने अगर वो वीडियो देखी है या नहीं देखी, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ लॉ को समझने से पहले हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा। रूल का मतलब होता है हुक्मरानी और लॉ का मतलब कानून, मतलब कि कानून की हुक्मरानी। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला कि कोई भी बंदा, चाहे वो सुपीरियर हो या इन्फीरियर हो, उसकी जॉब या फिर उसका ग्रुप जो मर्जी हो, जात पात में वो कुछ भी हो, उसे रूल ऑफ लॉ उतना ही मिलना चाहिए जितना किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को मिलता है। क्योंकि पहले वक्तों में क्या होता था, इन एंशियंट टाइम में लोग जो थे वो ऑटोक्रेसी का शिकार थे। ऑटोक्रेसी क्या थी? किसी एक बंदे के पास तमाम पावर होती थी और वही हाकम होता था उस मुल्क में या उस कंट्री में या पूरी दुनिया पर। कोई एक बंदा हाकम होता था, वो जिसे चाहता था राइट्स देता था, जिसे चाहता था उसके राइट्स छीन लेता था। तो इस वजह से रूल ऑफ लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इस रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये एक फ्रेंच फ्रेज थी, ले प्रिंसिपल डी लेगलाइट। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ले प्रिंसिपल डी लेगलाइट। इसका मतलब होता है कि बराबरी होनी चाहिए हर लिहाज से, जो मर्जी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई छोटी सी जॉब कर रहा हो, उन सब में बराबरी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन सर विलियम वेड ने भी दी है और डाइसी ने भी दी है। डाइसी ने इस पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है। उसने यहाँ तक बोला जाता है कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है वो डाइसी ने ही अहज़ किया है। सर विलियम वेड क्या कहते हैं? एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब कि कोई भी काम करें तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, चाहे वो गलत हो सही हो, उसकी जजा या सज़ा अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं डाइसी की। डाइसी ने 1885 में बोला था, नो वन इज अबव द लॉ एंड नो वन बिलो द लॉ। मतलब कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है और कोई भी लॉ के नीचे नहीं है, बल्कि सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसे पनिशमेंट देनी चाहिए, चाहे वो किसी वजीर आजम का बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब का। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। डाइसी ने इसके 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसके बगैर रूल ऑफ लॉ मुकम्मल नहीं होता। जिसमें नंबर 1 पे आता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। मतलब कि लॉ सबसे आला होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी जो आला सीट पे बैठा है, कोई बड़ी सीट पे बैठा है, बड़ी वैकेंसी में है, वो इसे अपने मुताबिक मोल्ड कर लेगा। इस वजह से इसे रिजिड होना चाहिए ताकि कोई भी इसे मोल्ड ना कर सके। दूसरा इसका प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब कि वो जो हमने शुरू में बात की थी, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई भी लॉ से नीचे नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो ज़ात पात में या रुतबे में कुछ भी हो। तीसरा कानून है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। चूंकि जो अदलिया है, हमारी कोर्ट्स हैं, उन्हीं में सब फैसले होते हैं, तो डाइसी इस पर यह कहता है कि आर्बिट्रेरी यानी कि पर्सनल कोई भी फैसला नहीं देना चाहिए किसी भी जज को। अगर ऐसा होगा तो रूल ऑफ लॉ पूरा नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे आता है द कोड ऑफ हैम्मुराबी। हैम्मुराबी एक छठा किंग था बेबीलोन में जो आया था 1750 बीसी में। उसने एक रिटन लॉ गवर्नमेंट की तरफ से पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाया था। ये दुनिया में पहला रिटन लॉ आया था। इसकी जो सज़ाएं थी वो बड़ी ही हार्श थी, बड़ी ही दर्दनाक थी। इसमें क्या होता था, ज़ुबान काट दी जाती थी, हाथ काट दिए जाते थे, आंखें निकाल ली जाती थी। लेकिन इसकी एक बड़ी ही अच्छी बात थी, वो ये थी कि जब तक गिल्टी पार्टी, जो कि मुलजिम होता है, वो जब तक मुजरिम साबित नहीं होता था, तब तक उसे सज़ा नहीं दी जाती थी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथेंस। एथेंस में क्या रूल था? एथेंस में ये रूल था कि जो राजा या किंग कोई भी फैसला कर दे, कोई भी बंदा उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। लेकिन 399 बीसी में सुकरात आया, उसने आकर अपना पर्सपेक्टिव दिया, उसने ये ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया। उसने ये कहा कि हर बंदे को अपनी राय का इजहार करना चाहिए। उसके बाद आते हैं रोमन्स। रोमन्स की भी यही बात थी कि इनइक्वालिटी थी, लेकिन उनमें से कुछ किंग ऐसे आए जिन्होंने आकर इस ट्रेडिशन को ख़त्म किया और इक्वालिटी लाई। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये भी सीखा कि नेगेटिव राइट्स की बजाय पॉजिटिव राइट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आता है मैग्ना कार्टा 1215। 1215 मैग्ना कार्टा में क्या हुआ, जॉन किंग एक
किंग आया, उसने आकर किंग की पावर्स को लिमिटेड कर दिया। पहले अनलिमिटेड था, जिसे चाहे सज़ा दे, जिसे चाहे जज़ा दे, लेकिन बाद में उसकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया ताकि जो किंग है वो अपनी हदूद में रहकर ही कोई फ़ैसला करे। उसके बाद हम बात करते हैं पिटीशन ऑफ राइट 1628। इसमें क्या हुआ था कि इंग्लिश गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल की थी किंग चार्ल्स के खिलाफ। उन्होंने ये बोला था कि मैग्ना कार्टा के रूल्स को याद करो। उसमें क्या किया था, किंग जॉन ने पावर्स को लिमिटेड कर दिया था, लेकिन जो चार्ल्स था वो अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ा रहा था, उसे ज़्यादा यूज़ कर रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं हेबियस कॉर्पस एक्ट 1679। इसमें क्या हुआ था, इसमें बोला गया था कि जो भी मुलजिम है या मुजरिम है उसे कोर्ट के सामने लाया जाए ताकि वो अपनी सफाई पेश कर सके, उसके बगैर उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। और लास्ट पे आता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स में एक लैटिन की टर्म यूज़ होती है ओडी एल्ट्रम पैटम, जिसका मतलब है कि जो गिल्टी पार्टी है या दूसरी पार्टी है उसे भी पूरा सुना जाए। ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद हम बात करते हैं डाइसी पर होने वाले क्रिटिसिज्म के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे आता है क्लैरिफाई टाइप्स। इसने जो कानून की टाइप्स थी उन्हें क्लैरिफाई नहीं किया था रूल ऑफ लॉ में। मिसाल के तौर पर क्रिमिनल लॉ के लिए कुछ और सजाएं हैं और सिविल लॉ के लिए कुछ और सजाएं हैं, लेकिन इसने ये क्लैरिफाई नहीं किया था। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं क्राउन की पावर के बारे में। इसने क्राउन की पावर को इग्नोर किया। क्राउन कहते हैं ताज को, मतलब कि जो किंग था या अब के दौर में डेमोक्रेसी के दौर में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पावर्स को इसने इग्नोर किया था, जिसकी वजह से इस पर यह भी एक क्रिटिसिज्म हुआ। तीसरा क्रिटिसिज्म इस पर यह हुआ कि इसने बोला था कि जो भी फैसला होगा वो कोर्ट्स फैसला करेंगी और उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इसमें कोई भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, फैसला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी वजह से तीसरा बहुत ही बड़ा इस पर यह क्रिटिसिज्म है। चौथा इस पर क्रिटिसिज्म ये होता है कि इसने बोला था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, कानून सबसे आला होना चाहिए। लेकिन इस पर सवाल ये था कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते या वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। और पांचवा क्रिटिसिज्म इस पर यह हुआ कि इसने बोला इक्वलिटी होनी चाहिए बिफोर लॉ के आगे। लेकिन असल में होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें वो सज़ाएं नहीं दी जाती जो एक कॉमन पर्सन को दी जाती हैं। तो इसके वजह से रूल ऑफ लॉ मुकम्मल फॉलो नहीं हो रहा, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म डाइसी पर है। ये थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रूल ऑफ लॉ की। लेकिन अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आज पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है और मॉडर्न कंसेप्शन कैसी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब के लिए खुदा हाफिज़।